नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर शुरू हुआ विवाद जंगल की आग की तरह फैलता ही जा रहा है। एक के बाद एक बयानबाजियों पर बयानबाजियां और बयानबाजियों के इस दौड़ में सबसे आगे हैं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप कह सकते हैं खड़े हैं अखिलेश यादव, गठबंधन की साथी पल्लवी पटेल, इसके अलावा दूसरी पार्टियों के नेता बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, तमाम नेता एक के बाद एक अपनी अपनी राजनीतिक आस्था के मुताबिक इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं और अपने विरोधियों पर निशाने साध रहे हैं। शनिवार रविवार को थोड़ी थमती नजर आ रही थी आग, लेकिन संत रविदास जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए सरसंघ चालक मोहन भागवत के एक बयान ने इसे और तेज कर दिया। हम आपको सुनवाते हैं मोहन भागवत का वो बयान, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बयान का जो हिस्सा आप सुन रहे हैं ये सिर्फ एक हिस्सा है। दरअसल संत रविदास को कोट करते हुए संत रविदास ने क्या कहा ये बताते हुए सरसंघ चालक मोहन भागवत ने यह बात कही थी जो अब आप अपनी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। सुनिए क्या कहा मोहन भागवत ने। शास्त्रांचा आधार पर पंडित जो बताते हैं वो खोटा है। कोई ऊंचा नीचा नहीं है। जात पात और ऊंच नीच में फंसकर हम भ्रमित हो गए हैं। ये भ्रम ये कोई ऊंचा नीचा नहीं है। शास्त्रों के आधार पर पंडित जो बताते हैं वो झूठ है। अब ये लाइन सुनिए, पंडित जो बताते हैं वो झूठ है। जात पात और ऊंच नीच में फंसकर हम भ्रमित हो गए हैं। ये भ्रम दूर करना है, ये भ्रम दूर करना है और पंडित जो बताते हैं वो झूठ है। दरअसल मैं बार बार इस लाइन को पढ़ रहा हूं, पंडित जो बताते हैं वो झूठ है, वो इसलिए क्योंकि मात्र इस हिस्से को उठाकर, मोहन भागवत के इस हिस्से को उठाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और ये कहा गया कि मोहन भागवत जो हैं वो पंडितों को झूठा बता रहे हैं। इसी के आधार पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने एक बयान दिया। जरा सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। विमर्श में जातवाद का नंगा नाच करने वालों की चूल्हे हिल गई हैं। उन्होंने कहीं न कहीं इस बात का खतरा देखा कि फिर से हिंदू धर्म में कहीं पलायन न हो जाए, कहीं और किसी धर्म की ओर न जाए। इसलिए समय की नजाकत को देखते हुए आरएसएस प्रमुख श्री भागवत जी ने भले ही मजबूरी में ये बयान दिया, लेकिन उनकी चिंता जायज है। ये बयान दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं हिंदू धर्म में फिर से पलायन ना हो जाए। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि केवल उस हिस्से को कि पंडित जो कह रहे हैं वो झूठ है, ये भ्रम दूर करना है। इसके आधार पर बहुत बयानबाजियां हुई थी, जबकि मोहन भागवत संत रविदास को कोट कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इतना ही नहीं, उन्होंने एक ट्वीट किया इससे पहले, जाति व्यवस्था पंडितों ब्रैकेट में ब्राह्मणों ने बनाई है। ये कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़े को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी है। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आएं। इसके बाद एक और ट्वीट किया उन्होंने, यदि यह बयान मजबूरी का नहीं है, बार बार वो इसे मजबूरी का बयान कह रहे हैं, तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच अधम कहने वाले तथा महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को प्रताड़ित अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाएं। मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात नहीं बनने वाली है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा। लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव ने भी आज एक ट्वीट किया। जरा देखिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। भगवान के सामने तो आप स्पष्ट कर रहे हैं, वो ये मोहन भागवत को कह रहे हैं, भगवान के सामने तो आप स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया जाए
कि इंसान के सामने जाति वर्ण को लेकर क्या वस्तु स्थिति है। इस बीच में आपको यह भी बता दूं कि संघ की तरफ से सफाई दी गई, संघ से जुड़े लोगों ने यह सफाई दी कि जब पंडित शब्द का इस्तेमाल मोहन भागवत ने किया है वो दरअसल विद्वानों के लिए किया है, उसे कोट अनकोट ब्राह्मण ना समझा जाए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, उन्होंने वहां से उसे उठाकर उसे ब्राह्मण पॉलिटिक्स से जोड़ दिया कि ब्राह्मणों ने धर्म की ब्राह्मण जो है वो धर्म के ठेकेदार हैं। कुल मिलाकर ये शूद्र राजनीति वर्सेस ब्राह्मण पॉलिटिक्स को हवा दे दी गई है और अब अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि ब्राह्मण के वोट मिले ना मिले, वो शूद्र यानी कोट अनकोट ओबीसी और दलित की पॉलिटिक्स को जो है वो खुलकर खेलेंगे। अब ये पॉलिटिक्स आगे कहां जाएगी और किसके पक्ष में जाएगी, किसके खिलाफ जाएगी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कुमार अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, UPTAK.in के एडिटर हैं और लखनऊ में हमारे ब्यूरो चीफ भी, यानी उनकी टीम के जरिए ही सारी खबरें हम तक पहुंचती हैं। समीरात्मज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और तमाम देश विदेश की तमाम पॉलिटिकल घटनाओं पर हम समीर की टिप्पणियां उनके यूट्यूब चैनल पर और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं। साथ ही हमारे साथ हैं कुबूल अहमद आजतक.in के सीनियर कंटेंट एडिटर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और तमाम राजनीतिक घटनाओं पर कुबूल की भी नज़र रहती है। सबसे पहला सवाल कुमार अभिषेक आपसे कि ये जो बयानबाजियों का दौर चल रहा है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को कवर करने का, बीजेपी की स्थिति पर एक तरीके से कवर करने निकले थे मोहन भागवत, लेकिन उनके बयान ने और ज़्यादा फंसा दिया है? कुमार अभिषेक, आपसे मेरा यह सवाल है कि क्या आपको लगता है कि मोहन भागवत जो है वो कवर कर रहे थे बीजेपी की स्थिति को, ये कहकर, तमाम बातें कहकर, संत रविदास को कोट करके, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव और दूसरे नेताओं ने बहुत उनका जो बयान है उसे उठाकर और ज्यादा फंसा दिया है बीजेपी को? देखिए नीरज, मेरा मानना है कि आरएसएस हमेशा डैमेज कंट्रोल में आता है और आरएसएस अगर डैमेज कंट्रोल में आता है तो ये जरूरी नहीं कि वो बीजेपी के बचाव के लिए ही हमेशा आता हो। आरएसएस का जो अपनी सोच है कि सोसाइटी में उनके हिसाब से अगर कुछ मानसिकता है और अगर उसे बदलने की कोशिश हो रही है तो फिर उसे वहां पर बचाव करना चाहिए। ये ठीक है कि राजनीतिक तौर पर हम इसके टाइमिंग को देख करके ये कह सकते हैं कि वो बीजेपी के बचाव में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल से ये दौर आया है और उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा रोल है। जब अगड़े पिछड़े सब एक साथ होकर के, यूं कहें कि पिछड़ों की जो बीजेपी को जो सरकार है ये ओबीसी की सरकार है और ये अगर सरकार आज बनी है तो इसमें संघ का बहुत बड़ा रोल, मेरा अपना मानना ये है। बीजेपी से भी बड़ा रोल इस संगठन का है और ऐसी स्थिति में जब रामचरितमानस को लेकर और शूद्र को विवाद को लेकर के अगर कोई विमर्श समाज में चल पड़ा हो तो उसके डैमेज कंट्रोल के लिए संघ प्रमुख ने कहीं ना कहीं ये बयान दिया है और उन्होंने जो मौका चुना था वो संत शिरोमणि जो रविदास की का कार्यक्रम था उसे चुना था। आप देखें तो इसमें उन्होंने पंडित की बात की है कि उनकी गलती है, लेकिन जो सुनील आंबेकर हैं जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को अगर हम देखें, हमारे दर्शक देख सकते हैं, तो उस ट्वीट में उन्होंने पंडित शब्द को परिभाषित किया कि भाई पंडित शब्द का मतलब ये नहीं है कि हम सीधे एक ब्राह्मण को कह रहे हैं, हम विद्वान जनों को, ओपिनियन मेकर्स को, ऐसे लोगों को वो की बात वो कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक क्लैरिफिकेशन जाति को लेकर के देने की बात की है। दूसरी बात उन्होंने एक और बात कही है जो शायद बहुत ज्यादा सुर्खियां नहीं बनी, उन्होंने ये कहा कि संत रविदास जो हैं वो इन तमाम संतों में, चाहे वो सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास हो, इन सबों से ऊपर के संत रहे, इसलिए उनको संत शिरोमणि कहा गया है। तो देखिए, उन्होंने अपने तरफ से इस पूरे विवाद को खत्म करने की कोशिश की, खत्म करने या कह लीजिए कि इस पर अपनी बात करने की कोशिश की। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। जब भी संघ के लोग, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो कहीं आता है तो वो आरक्षण पर भी अपनी बात कहता है कि देखिए हम भी आरक्षण के पक्षधर हैं और जब तक समाज में विषमता है और जातीयत छुआछूत है, भेदभाव है, तब तक हम भी इसका समर्थन करते हैं। तो बीजेपी को फंसाने की बात तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इससे फंस रही है। बीजेपी ने तो अपना बिल्कुल
एक तरीके से स्टैंड क्लियर कर लिया है कि उसके किसी भी, आप देख लें, सवर्ण चेहरे को जो इस पर बोलता हुआ दिखाई नहीं देगा। एक भी, यहां तक कि प्रवक्ता के नीचे ही अगर कोई सह प्रवक्ता हो जाए, पार्टी पदाधिकारी हो जाए, आपको शायद ही कोई इस पर बोलता मिलेगा। लेकिन ओबीसी नेता इस पर बोल रहे हैं, धीरे धीरे उनकी बातें आ रही हैं। लेकिन यह विमर्श दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है और मुझे लगता है संघ ने इसको भांपा था और मोहन भागवत ने इस पर अपनी राय रखी। यह जरूर है कि इनके बाद से जो ब्राह्मण तबका है, खासकर पंडित शब्द के इस्तेमाल के बाद, उसमें भयंकर नाराजगी है। और जो ब्राह्मण बिरादरी से लोग हैं, कई उसमें जो ब्राह्मणवादी जिन्हें कहते हैं, जो घोर खुद को ब्राह्मण कहते हैं, ऐसे लोगों ने तो खूब सोशल मीडिया पर मोहन भागवत के खिलाफ लिखा भी, ऐसी की तैसी की है। बाकायदा नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को फोन करके वो लोग अपशब्द कह रहे हैं। तो देखिए, इसके कई पहलू हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये बीजेपी को बचाने से कहीं ज्यादा मोहन भागवत की कोशिश थी कि समाज में जो संघ का खड़ा किया हुआ इतना बड़ा काम है, उस पर रातों रात सिर्फ रामचरितमानस और उसकी चौपाइयों की वजह से लोगों के बीच में जो मनस्थिति है, उसमें कुछ ऐसी चीज बिल्कुल बैठ ना जाए जिसको कि निकालना मुश्किल हो, खास करके रामचरितमानस को लेकर के। इसलिए वो पूरी तरीके से उस एक बड़े व्यापक वर्ग के समर्थन में खड़े दिखाई दिए, जिसका कि मानना है कि हाँ, वर्ण व्यवस्था जो है वो गलत है, जिसका मानना है कि वर्ण व्यवस्था भगवान का बनाया हुआ नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत कर दिया कि तुलसीदास से भी बड़े संत रविदास हैं, जो कि उसी बिरादरी से आते हैं, जो जाटो बिरादरी है, जिसे हम लोग मानते हैं कि ये हरिजन या जिसे चमार बिरादरी आप कहते हैं। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी। इससे इसका जो पॉलिटिकल ऑफशूट है, या ये कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर इसका जो ये लग रहा है कि बीजेपी को नुकसान की बात हो रही है, मुझे लगता है बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो जाए, संघ को इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि आरएसएस जो है वो इस वक्त इसके साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। अगर मोहन भागवत का ये स्टैंड इस तरीके का साफ है, तो वो ओबीसी के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। आरक्षण को लेकर के भी उनका यही मत था। तो मेरा मानना है नीरज की बीजेपी को तात्कालिक तौर पर भले ही कुछ नुकसान हो जाए, या अभिभावक जब गलती किसी से होती है या किसी को डांटना होता है तो कुछ इस तरीके से अपनी बातें कहते हैं, तो मुझे लगता है भाव उनका वही है। और इसका फायदा और नुकसान तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बीजेपी को मुझे नहीं लगता है कि उस मामले में बहुत ज्यादा फंसा पा रहे हैं। तो अगर आप YouTube पर, इस वक्त हम Facebook पर, ट्विटर पर और YouTube पर लाइव हैं, अगर आप YouTube पर हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारी ये चर्चा देख रहे हैं, तो आपको YouTube के कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर एक सवाल पिन किया हुआ मिलेगा। एक पोल है जिसमें हमने आपसे ये पूछा है कि अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद ब्राह्मण किसे वोट देंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो ब्राह्मणों को निशाने पर पहले से लिया हुआ था। मोहन भागवत के बयान के बाद जो भी सफाई लिपापोती हो रही हो, लेकिन ब्राह्मण वर्ग में एक नाराजगी है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, ब्राह्मण अब किसे वोट देंगे? मायावती की पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, या फिर भारतीय जनता पार्टी को? तीनों में से एक विकल्प चुनकर आप अपना वोट इसमें डालिए। कार्यक्रम के अंत में हम ये देखने की, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे दर्शकों को क्या लगता है, इस पूरी कंट्रोवर्सी में क्या होगा। कबूल, आपके पास आना चाहूँगा। तो आपको क्या लगता है कि चाहे जो भी सफाई दे रहे हो सुनील आंबेकर या फिर संघ से जुड़े हुए लोग, कि पंडितों का मतलब तो विद्वानों से है, लेकिन बार बार अपनी बात को अंडरलाइन करके स्वामी प्रसाद मौर्य जिस अंदाज में फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, अखिलेश यादव भी उनके साथ खड़े हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो पिछले 4 चुनावों में वो हिंदुत्व की छतरी, जिसके अंदर ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, तमाम, मतलब स्वर्ण, ओबीसी, दलित, तमाम हिंदू जो हैं, जिस छतरी के नीचे बीजेपी ले आई थी, उस हिंदुत्व की छतरी में इस कंट्रोवर्सी से अखिलेश यादव की पार्टी एक छेद करने में कामयाब होती दिख रही है क्या? क्या वो ब्राह्मणवाद जो है वो शूद्रों के ऊपर एक जुल्म करता है, ये एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब होते दिख रहे हैं क्या? क्या इसका पॉलिटिकल फायदा भी उन्हें होता दिख रहा है क्या? देखिए नीरज जी, ये तो बात सही है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी ने एक नैरेटिव तो कस दिया है, गढ़ दिया है। अब उसी नैरेटिव में एक कहावत है, उसी नैरेटिव को तोड़ने के लिए मोहन भागवत जी ने जो है एक बयान दिया है, और हमेशा संघ की ये भूमिका रही है, संकेतों के जरिए संदेश देती रही। लेकिन एक कहावत है मुसलमानों में कि गए थे रोजा माफ कराने, नमाज गले पड़ गई। जो ये चीज है, वही काम जो है भागवत जी यहाँ पे
जो है संत रविदास जी की जयंती पे रामचरितमानस के पे जो खासतौर से लेके जो उपजा हुआ था नैरेटिव, उसको तोड़ने की कोशिश की। लेकिन उस कोशिश में उन्होंने वो गलती कर दी जो जिससे आज ब्राह्मण, जो उनका खास तौर से कोरोड बैंक है और वो खड़ा था, वो नाराज हो गया है। और वो नाराजगी निश्चित तौर पर ब्राह्मणों की दिख रही है। और जो बात मोहन भागवत ने कहा, उसी को फिर से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। और यह आज स्वामी प्रसाद मौर्य की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही हो, जिसमें वो तमाम मोहन भागवत के आधार को लेके फिर से वही रामचरितमानस की उसी जो है चौपाई को लेके निशाना साधा। और उसके जरिए लगातार इस चीज को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाए रखना चाहती है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा इससे लग गया है कि मोहन भागवत का उतरना और भारतीय जनता पार्टी के अपने ओबीसी और दलित नेताओं को आगे करके इसका मुकाबला करना, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये लग गया है कि उनका जो निशाना है, उनका जो टारगेट है, वह सही जगह पे लगा हुआ है। और ये चीज जरूर है कि आप देखेंगे कि जाति आरक्षण ये एक ऐसा चीज है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा परेशान करने वाला रहा है, संघ को परेशान करने वाला रहा है। और ये हमेशा कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, मंडल कमंडल की चाहे पॉलिटिक्स रही हो, चाहे मोहन भागवत का बिहार में दिया गया आरक्षण समीक्षा की बात रही हो, जब जब बातें इस तरह से उठी हैं। और उसका पीछे एक तर्क भी रहा है, क्योंकि इनको जो ओबीसी है वो उस नजरिए से भी देखता रहा है, दलित देखता रहा है कि यही वो तबका है जो हमारे आरक्षण का विरोधी है, ये वही पार्टी है जो हमारे आरक्षण के विरोधी है या उनके अधिकारों को छीनने वाली है। मुझे लगता है जो उनका अतीत है वही कहीं ना कहीं उनके आगे रोड़ा आ रहा है। और ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के छतरी के नीचे वाकई जो है जिस तरह से 2014 से लगातार जो तमाम अलग अलग जातियों में बिखरी रही हैं, खासतौर से जो मंडल की पॉलिटिक्स रही उसको तोड़ के उनको हिंदुत्व की छतरी के नीचे एकत्रित किया है, निश्चित तौर पर अगर उसमें सेंध लगेगी तो भारतीय जनता पार्टी के और संघ के लिए, संघ उस दिशा में खड़ा है जहां उसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। और वो अब तमाम अभियान चला रहा है, खासतौर से अलग अलग गांव के स्तर पे भी अपनी शाखा लगाने की बात कर रहा है। जातियों के जो बिखरे हैं उनको शहर से वो गांव की तरफ रुख किया है, और गांव में भी वो उन गांव को टारगेट कर रहा है जहां पे दलित ओबीसी के गांव हैं। तो मुझे लगता है उस कोशिश में जिस तरह का नैरेटिव रामचरितमानस के जरिए अपोजिशन पार्टी कर रही थी, उसको एक तरह से वो मुझे लगता है संघ को थोड़ा सा बेचैन कर रहा था। और संघ प्रमुख को इसीलिए उस बात के लिए संत रविदास जयंती के जरिए उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन उसी में एक जो गलती उन्होंने हो गई कि वो अपने ही कोर रोड बैंक और उसका पूरा जो जो सारी चीजें हैं वो मढ़ दिया कि ब्राह्मणों की वजह से ही जाति व्यवस्था पैदा हुई है। मुझे लगता है जो पंडित को जिक्र किया है वो भले ही आप पंडित को विद्वान से को बताएं या कुछ बताएं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में मैं तो जानता हूं कि पंडित का मतलब ब्राह्मण ही होता है और ब्राह्मण को का मतलब पंडित होता है। यहाँ तक कि जो हम तो देखते हैं कि जो खास तौर से भगवा कपड़ा पहनते हैं वो जो है भले किसी दूसरी जात के हों, वो जो है दलित हों, ओबीसी हों, ठाकुर हों, उनको भी गांव की भाषा में पंडित ही कहा जाता है कि पंडित जी आए हैं। तो मुझे लगता है कि उस जो चीज है वो एक तरह से जो हिंदुत्व के प्रतीक के तौर पे पंडितों को देखा जाता है, और पंडितों की को इसका पूरा इल्जाम देना, मुझे लगता है वो उनको कहीं टसक रहा है। अब ये बात जरूर है कि आपने एक सवाल पूछा कि ब्राह्मण कहाँ जाएगा। दरअसल अब ब्राह्मणों की भी स्थिति मुसलमानों जैसी हो गई है। मुसलमान भी चाह के कुछ नहीं कर पा रहा है, ब्राह्मण भी चाह के कुछ नहीं कर पा रहा है। ब्राह्मण भी 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में कसमकस की जिंदगी जी रहा है, और उसको न चाहते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ उसी तरीके से खड़ा है जैसे मुसलमान भी जो न चाहते हुए समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। दोनों की अपनी अपनी सियासी मजबूरियां हैं, और उस मजबूरियों में उनके सामने अभी कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। न उत्तर प्रदेश में बसपा स्थिति में है, और समाजवादी पार्टी जो 85-15 का नैरेटिव गढ़ रही है उसमें तो और उनके लिए स्पेस जो है खत्म कर दिया है। और दूसरी तरफ जो है बसपा अपना दलित मुस्लिम और जो ब्राह्मण और तमाम समीकरण बना रही थी उससे अलग हटी है। और उनके जो चेहरे हुआ करते थे ब्राह्मण सतीश चंद्र मिश्रा आजकल कहाँ हैं, वो खुद साइडलाइन पता नहीं चल रहा है। तो ये लगता है कि ब्राह्मणों की स्थिति भी मुसलमानों के पाएगी, ना उनके पास विकल्प है ना इनके पास विकल्प है। जी। अब उनके लिए एक विकल्प जो है बचती है कांग्रेस, और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर पे पड़ी है। कांग्रेस में कोई संजीवनी दिख नहीं रही। तो मुझे लगता है कि यही स्थिति है, और मोहन भागवत जी भी जान रहे हैं कि इस स्थिति को भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है,
और ये चीज को लगता है भागवत जी भी समझ रहे हैं, और उन्होंने इसी मौके की सियासत को देखते हुए जो सत्ता की धुरी बने हुए हैं दलित ओबीसी, उनको साधे रखने के लिए और अपने लार्जर जो उसका मोटिव है उसको साधने के लिए भागवत जी ने फिलहाल के लिए एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उल्टा दांव पड़ गया है। और जिस नैरेटिव जिस जिस गांव से वो जिस नैरेटिव को तोड़ना चाहते थे, वो अब उनके ही लिए गले की फांस बनता जा रहा है। इसीलिए आज जो है वो ब्राह्मण एक तरह दलित ओबीसी पहले से उस चरित मानस को लेके नाराज था ये देखो और ना, अब एक मुखर हो गया है। थंबनेल क्यों नहीं है? जी, और मुखर जी हो जी। गया है। तो दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं जो है अब ब्राह्मण भी वो नाराज है और तमाम चीजें वो मुखर होके सामने रख रहा है। तो मुझे लगता है कि बस वही बात मैंने जो कही, गए थे रोजा माफ कराने, जो है नमाज जो है गले पड़ गई है। जी समीर, और आपसे भी मेरा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने तो स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें नहीं चाहिए ब्राह्मणों का वोट, लेकिन मोहन भागवत के बयान के बाद ब्राह्मण समुदाय में नाराजगी है, जैसा कि हमें कुमार अभिषेक ने बताया। तो क्या ब्राह्मण वोट जो है वो दोराहे पर खड़ा हुआ है, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, यानी एक स्थिति ऐसी हो गई है अब ब्राह्मणों की? नहीं नीरज, काफी हद तक मैं कबूल की इस बात से सहमत हूं जो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भी, उसकी स्थिति भी कुछ कुछ एक वोटर के रूप में मुसलमानों वाली स्थिति में आ गया है। बहुत नाराजगी है मोहन भागवत के इस बयान को लेकर के, और ये पंडित और ब्राह्मण का जो एक सफाई दी जा रही है उसका कोई मतलब नहीं है। अगर उनका आशय ब्राह्मण से है या पंडित से है, जो भी है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि ये जाति वगैरह ये सब जो जोड़ने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया, ये सब इन्होंने किया, तो ऑब्वियसली उस समय जो धर्म ग्रंथ थे उनको लिखने या उनमें संशोधन करने या उनका क्षेपक तैयार करने, इन सब में माना यही जाता है कि ये ब्राह्मणों की ही भूमिका रही है। अच्छा, ज्यादातर ग्रंथ जो है उस तरह के वो लिखे भी गए हैं उनके द्वारा, उनमें बहुत सारे पुराण भी हैं जिनमें इस तरह की जातीय आधार पर तमाम जो भेदभाव वाली बातें हैं उनमें पाई जाती हैं। तो नाराज तो ब्राह्मण तबका है, बुरी तरीके से है। इस तरीके से नाराज है कि अभी मैं कुछ ट्वीट पढ़ रहा था तो शायद एक दो जगहों पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो बीजेपी का ही स्टूडेंट विंग है, वो मोहन भागवत के कल पुतले उतले जलाने की तैयारी कर रहा है। कुछ इस तरह के ट्वीट्स मैंने अभी पढ़े उत्तर प्रदेश में। और नाराज रहेगा भी, स्वाभाविक है। उसको भी लग रहा है कि कभी कभी तो उसको लगता है कि हाँ, व्यक्तिगत तौर पर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। बाकी दूसरा जो बिंदु है आपके सवाल का, जो दूसरा पार्ट है, वो ये है कि क्या वो राजनीतिक रूप से बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? तो मैं ये कहूंगा कि कतई नहीं पहुंचाएगा। और बीजेपी भी, आरएसएस भी ये जान चुके हैं कि इनको अब हम कुछ भी कहेंगे, फिलहाल ये हमको छोड़ करके नहीं जाने वाले। मैंने बीजेपी के एक बड़े नेता से अभी, जब ये बात हो रही थी कि मुस्लिमों को रिझाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, कवायदे हो रही हैं, उनके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो क्या इनकी वजह से जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, वो नहीं डाइवर्ट होगा? तो बीजेपी के उस नेता ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा देखिए, जो कोर वोटर होता है, मतलब उन्होंने मुझे कहते हुए कि जो आपका समुदाय है वो तो हमारे पास से कहीं नहीं जाने वाला है, चाहे हम कुछ भी कर दें। दूसरे जो है, हमको सबसे ज्यादा डर हमेशा लगा रहता है, जिसको पिछले 7-8 साल में हमने खींचने की कोशिश की है, वो वोट बैंक है ओबीसी का। तो ओबीसी वोट बैंक नाराज न हो जाए, खिसक न जाए, उसके लिए मोहन भागवत या कोई भी संघ के नेता और बीजेपी के नेता उनकी कीमत पर किसी ब्राह्मण को नाराज कर दे, पूरे ब्राह्मण समुदाय को नाराज कर दे, वो उनको मंजूर है। इसलिए मंजूर है कि अभी वो इस कॉन्फिडेंस में है कि ये समुदाय कहीं नहीं जाएगा। और उनके इस कॉन्फिडेंस में रहने की वजह भी, वास्तव में आप ग्राउंड पर अगर जाते हैं, आप लोग भी, आपको दिखाई पड़ता होगा, तो इन सब की बड़ी तात्कालिक नाराजगी दिखाई पड़ेगी। जैसे पिछले 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए, तो उसके 1-2 साल पहले बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के लग रहा था कि ब्राह्मण तो बड़ा नाराज है, वो कहीं भी चले। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि वो कहीं भी चला जाएगा लेकिन बीजेपी को नहीं देगा वोट। एक बड़ा समुदाय, एक बड़ा हिस्सा उसका, सारे तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर ब्राह्मणों को लगता है कि आखिर हमने हिंदुत्व का जो पूरा ठेका है वो हमने ही ले रखा है, और इस समय केवल और केवल मात्र एक पार्टी है जो कि हिंदुत्व को लेकर के चल रही है, तो आखिर हम कहाँ जा सकते हैं? ये उन लोगों की पीड़ा होती है
जब आप ब्राह्मणों से अगर बात करिए उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आप बिहार में भी बात करिए, आप मध्य प्रदेश में भी बात करिए, तो आपको इसी तरीके का जवाब मिलेगा। और ये देखिए कि ब्राह्मण मतलब बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे कि सीधे हिंदुत्व पर प्रहार किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, बहुत सारे पिछले 7-8 साल में ऐसे आए। और कई तो जब कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि जब बहुत सारी लाशें थी तो ये तक कह दिया गया कि ये तो हिंदू में परंपरा रही है दफनाने की। इनसे भी ब्राह्मण जो है वो उसकी जो क्या कहते हैं उसको, क्या शब्द होता है, मतलब उसकी आत्मा आहत नहीं हुई है, उसकी भावनाएं आहत नहीं हुई। तो आप ये जान लीजिए कि नाराजगी रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन फिलहाल बिल्कुल सही कह रहे हैं कबूल, वोटर के तौर पर उसकी अभी भी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी रहेगी। उसको ये भी लग रहा है कि हम सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जी रहे हैं। जबकि एक और पॉइंट इसका है, जो बेरोजगारी और गरीबी का स्तर है, आप अगर एक इस तरीके से जातिगत सर्वे तो आते नहीं है, लेकिन हम लोगों को जो दिखाई पड़ता है, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा रेट अगर किसी में होगा तो इन्हीं में होगा, क्योंकि ज्यादातर ये समुदाय शुरू से ही एक नौकरी पे जीने वाला रहा है, या तो खेतीहर रहे हैं। खेती तो बढ़ती चली गई है, कम होती चली गई है, खेती में उपज भी नहीं हो रही है, जो उपज भी हो रही थी तो आज आप जा करके देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो स्थिति पहले बुंदेलखंड की होती थी वो पूरे उत्तर प्रदेश की हो गई है कि आवारा पशुओं से लोग परेशान है, लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है, बहुत सारे लोगों ने। तो सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी की मार है, जो बेकारी की मार है, जो तमाम तरह की दिक्कतें हैं, उनको भी सबसे ज्यादा यही तबका झेल रहा है। झेल सभी रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फिर भी उसकी जो पहली पसंद होती है। और कर्मचारियों के लिए कहा जाता है कि ये सरकार कर्मचारियों की विरोधी है। कर्मचारियों में भी एक बड़ी तादाद में इस वर्ग के लोग रहते हैं, फिर भी उनको ये लगता है कि नहीं, तब भी ये सबसे ठीक है। तो इसलिए अभी ये लग रहा है कि राजनीतिक रूप से मुझको लगता है कि इस तबके की ओर से, ब्राह्मण तबके की ओर से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हर समय ये दिखाई पड़ता रहता है कि जिस ओबीसी तबके को हमने जोड़ा है, कहीं वो खिसक करके चला न जाए, उससे वो हमेशा। आप ये देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया जो कि पार्टी का जो स्टैंड है उसके अगेंस्ट है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कहीं कोई चर्चा नहीं, किसी ब्राह्मण नेता ने कुछ इस तरीके का बयान अपने समुदाय के बारे में या कोई दूसरा नेता दे दिया होता तो मुझे लगता है कि तुरंत उसके ऊपर एक्शन हो सकता था। तो इसलिए ये जो मुझे बीजेपी के उस बड़े नेता की बात याद आ रही है कि इस तबके को लेकर के हम बिल्कुल बेफिक्र हैं, निश्चिंत हैं, हमको कोई डर नहीं है। हमको डर जहां है, हमको उसको संभाले रहना है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में और बिहार में दोनों जगह पर ओबीसी होल्ड वाली जो पार्टी है मजबूत भी है, एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इनको लगता है कि कभी भी ये जो वर्ग है वो उधर जाकर कभी भी खिसक सकता है और हो भी सकता है। उसको मनाने में, समझाने में या उसको अपने पास बनाए रखने में इनको मेहनत चाहे जितनी करनी पड़ेगी ये करेंगे। लेकिन इस तरह के बयानों से ब्राह्मण समुदाय का वोट कहीं और चला जाएगा, उसकी उम्मीद अभी फिलहाल नहीं दिखती। बिल्कुल। हमारे एक दर्शक है वीरू दास, वो कह रहे हैं कि जैसे सपा सोचती है कि मुस्लिम कहाँ जाएगा हमें छोड़कर, वैसे ही बीजेपी सोच। दोनों को पता नहीं है कि सबसे ज्यादा नुकसान जिसे अपना समझते हैं वही करते हैं, ये कहना है वीरू दास का। खैर कुमार अभिषेक, आपके जाने से पहले, आज आपको जल्दी जाना है, तो आपके जाने से पहले एक एक सवाल आपका कबूल और समीर से आपकी तरफ से बिल्कुल। कबूल भाई से मेरा सवाल ये है कि कबूल ये बताइए कि क्या सचमुच ब्राह्मणों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, या अब ये चर्निंग शुरू होगी कि भाई अगर इतने नाराज हैं ब्राह्मण जो कि बीजेपी से इतने खफा हैं कि गाली गलौज पर उतर आ रहे हैं, और अगर एबीवीपी जैसा संगठन मोहन भागवत का पुतला फूकने लगे तब तो एक्सट्रीम केस हो जाएगा कि फिर तो कुछ बचेगा नहीं ब्राह्मणों को लेकर के। तो क्या वो सचमुच फिर भी बीजेपी के साथ रहेंगे ऐसा लगता है, या फिर वो ऑल्टरनेटिव सोचेंगे, देखेंगे भाई कांग्रेस भी तो है। हम लोगों ने अपने उसमें भले ही कांग्रेस का नाम नहीं लिया है, किधर जाएगी, तो जहां जितनी बेचैनी मुसलमानों में हो सकता है कि उतनी बेचैनी ब्राह्मणों में भी हो, और फिर हो सकता है कि ये दोनों अपने तरीके से सोचे भी। अभी तो साल भर का वक्त बचा है। आपको लगता है इतनी बेचैनी एक्चुअल में है, या फिर ये एक सांकेतिक विरोध है कि नहीं, बीजेपी के भीतर अगर हम हैं तो आप हमको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, मैं आपके साथ हूं, आपको वोट करूंगा, लेकिन आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। तो बोलो। देखिए दरअसल ब्राह्मणों के साथ ये है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, जिस तरह समाजवादी पार्टी मुसलमानों को लेकर जो मैंने पहले बात की, वो इतनी कॉन्फिडेंस है कि
वो एक जो अभी उनका अभियान चल रहा है संपर्क संवाद के जरिए उसको मुसलमानों के बीच में कोशिश हो रही है, और उसके जरिए मैंने कल कल ही परसों में काफी मुसलमानों से के बीच में बात कर रहा था, जो खासतौर से मोहन भागवत जी और या संघ के लोगों के साथ लगातार संपर्क में हैं। वो तमाम चीजें, वो ऐसी बातें कह रहे थे, मैं उनसे बात किया तो वो तमाम मुद्दे थे जिसके बीच में संघ और मुसलमानों के बीच में एक संवाद जो हो रहा है, स्थापित हो रहा है। उन तमाम चीजों से स्टैंड बदलने की बातें हैं। दोनों तरफ से कुछ चीजें इधर से हैं, कुछ चीजें उधर से हैं। तो दूसरी तरफ, एक तरफ मुसलमानों को रिझाने के लिए ये कोशिश हो रही है अपर लेवल पे संघ की भूमिका पे। भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों को लेके थोड़ा सा इस वक्त पलक पावड़े बिछाए हुए है, पूरी तरह से उनको लेके उनको तमाम चीजें देने में है, एक कोशिश है। दूसरी तरफ आप सोच देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि मुलायम सिंह यादव जो कारसेवकों पे गोली चलवाते हैं उनको पद्म विभूषण दे दिया जाता है। तो आप सोचिए, तीसरी तरफ देखिए, जो दलित ओबीसी की पॉलिटिक्स का नैरेटिव रामचरितमानस के जरिए गढ़ा जा रहा है, उसमें जो खास तौर से संघ है वो भी कहीं ना कहीं जो है दलित ओबीसी के साथ खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी पूरी तरह से खड़ी है। जातिगत जनगणना जिसको लेके खास तौर से ब्राह्मण समुदाय और अपर क्लास जो हम कहें, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है, वो कहीं से नहीं सहमत है कि उसकी ये जनगणना हो, क्योंकि ये जनगणना जैसी होगी निश्चित तौर पे फिर वो लगातार मांग डिमांड बढ़ने लगेगी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। तो निश्चित तौर पे दलित ओबीसी की जो संख्या बल है वो काफी ज्यादा है। उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो अगर आरक्षण का दायरा होगा तो मुझे लगता है कि वो उसका भी नुकसान कहीं ना कहीं अपर क्लास को ही। एक मिनट टूर भाई, मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको टोकता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे करेक्ट करिएगा। मुझे लगता है बीजेपी ने अपना कोई स्टैंड जातिगत जनगणना पर अभी तक साफ साफ नहीं रखा है। नहीं नहीं बिहार में देखिए वो समर्थन में है, उन्होंने बाकायदा नहीं, विधानसभा के भीतर इसका समर्थन किया। जब वो सर्वदलीय बैठक हुई तब भी उन्होंने इसका समर्थन किया, और बिहार में कोई नहीं बोल रहा। आज आप भले हमने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले सुना हो स्वामी केशव मौर्य को, लेकिन केशव मौर्य ने 1 साल पहले भी हम लोग को जब इंटरव्यू दिया था तो कहा था कि जातिगत जनगणना में कोई बुराई नहीं। अगर पार्टी का कोई स्टैंड होता तो कम से कम ये बड़े नेता या राज्य की जो इकाई है वो इस तरीके से स्टैंड नहीं ले सकती थी। ठीक है, बीजेपी आगे बढ़ करके इस मामले को नहीं उठाती है, लेकिन वो इस मामले में शांत है, यहाँ जो मेरा मानना है। देखिए कुमार अभिषेक भाई, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या बिहार के जातिगत जनगणना पे पूरी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने नहीं आई थी? उसके प्रतिनिधिमंडल में शामिल थी भारतीय जनता पार्टी। उसके तमाम नेता, सुशील मोदी से लेके तमाम नेताओं ने स्टैंड लिया। वो भले ही पार्लियामेंट के अंदर कहें जातिगत जनगणना के हम कराने की स्थिति में नहीं है, लेकिन राजनाथ सिंह 2011 से जातिगत जनगणना के लेके बयान करते थे विपक्ष में रहते हुए। तो और भारतीय जनता पार्टी अगर जातिगत जनगणना, जिस तरह से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की नैरेटिव कर रहे हैं, लगातार डिमांड बढ़ा रहे हैं, और आप उनके देखिए तमाम प्रवक्ताओं से बात करें तो अब जिस तरह से बिहार में तेजस्वी ने जातिगत जनगणना को लेके एक माहौल बनाया, और उस माहौल के जरिए आप देखेंगे कि आज वो नीतीश और दोनों एक साथ खड़े हैं और उस दिशा में उन्होंने कदम ही बढ़ा दिया है। तो उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव को लगा कि अगर हम इसी नैरेटिव को लेके जाते हैं, और लगातार हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से बात भी कर रहे हैं उनसे, वो लगातार ये कह रहे हैं हम सामाजिक न्याय के मुद्दे पे, जातिगत जनगणना के मुद्दे पे इसी तरह से हम मुखर रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को तो उन्होंने, अखिलेश यादव ने खुद कहा कि हमने स्वामी प्रसाद मौर्य से कह दिया है जातिगत जनगणना पढ़े। जब इस तरह की विपक्ष की ओर से कवायद हो रही है, और ये कवायद किसके लिए हो रही है? दलित ओबीसी वोटों को जोड़ने के लिए। दलितों की तो जनगणना होती ही है, और लेकिन ओबीसी के, तो भारतीय जनता पार्टी की जो ओबीसी लीडरशिप है उसके अंदर निश्चित तौर पे बेचैनी होगी, क्योंकि उनका आधार, उनका वजूद इसी से टिका हुआ है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का सियासी वजूद 2014 से है, 2014 से पहले कोई सियासी वजूद इस तरह का नहीं था। तो मुझे लगता है, और ओबीसी के वो चेहरा बन के स्थापित हैं, तो मुझे लगता है कि अगर उस चेहरे को ढकना है तो उनको ये बात कहनी पड़ेगी। वो भले ही भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड ना हो, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम कहते हैं तो निश्चित तौर पे एक मैसेजिंग की तो बात होगी ना। जब मैसेजिंग की बात हो रही है, अब उस मैसेजिंग को काउंटर करने के लिए उनकी तरफ से भी कोई नहीं हो रहा है कि हम नहीं कराएंगे। तो ये एक तरह से हो रही है कि, और ये तभी हो रहा है जब उनको लग रहा है कि हमारा जो अपर क्लास वोटर है, जो मुझे 2022 के चुनाव में ये दिखता है कि उसका करीब 88 से 85 से 90% के बीच में वोट वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तमाम नाराजगी के बावजूद, खासतौर से ब्राह्मणों को लेके हम बात करेंगे, ठाकुर में तो ये है कि वो तमाम पार्टियों के जो उनके बड़े नेता रहे हैं विपक्ष में, वो भी
जो है वो भारतीय योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद साथ में खड़े हो गए हैं। वो जो है कांग्रेस में रहे हों, बसपा सपा में रहे हों, तमाम पार्टियों से, आज तमाम पार्टियों में, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने ठाकुर एजेंडे से हट के 2022 में ब्राह्मण एजेंडे पे आई है। जबकि पहले समाजवादी पार्टी के एजेंडे में ब्राह्मण वोट नहीं हुआ करता था, उसके एजेंडे में हमेशा ठाकुर वोट हुआ करता था। ये 2022 में पहली बार दिखा मुझे ब्राह्मण एजेंडे में। उनके पास जो नेता थे, वो नेता भी ऐसे थे जो दलित, ओबीसी और समाजवादी पार्टी के जो रणनीति, जो विचारधारा थी, उसके साथ खड़े, चाहे वो ज्ञानेश्वर मिश्रा हो या माता प्रसाद पांडे हो या ब्रह्म शंकर त्रिपाठी हो। ये तीन बड़े ब्राह्मणों के हुआ करते थे मुलायम सिंह के दौर में। ये तीनों जो है समाजवादी विचारधारा के नेता थे और समाजवादी विचारधारा के साथ खड़े रहे। लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण लीडरशिप 2022 में दिखी है, चाहे वो विनय शंकर तिवारी हो, मनोज पांडे हो, ये तमाम ऐसे नेता हैं, या पवन पांडे हो, जो अलग अलग धारा से निकल के आए थे। मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मेयर बने हैं। विनय शंकर तिवारी का राजनीतिक कैरियर अगर देखा जाए, उनके पिता का कांग्रेस से शुरू होके किस तरह आया है, बसपा से होते हुए आए हैं, तो ये चीजें दिखती हैं। तो मुझे लगता है कि जो ब्राह्मण की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, उसके पास निश्चित तौर पे आज कोई राजनीतिक विकल्प नहीं दिखता है। जो समीर ताज भाई ने कहा, मैं उसके बात का समर्थन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस कॉन्फिडेंस के साथ मजबूत खड़ी है कि उनके साथ जो है ब्राह्मण कहीं जाने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस तभी जिंदा हो पाएगी जब उसका कोर वोट बैंक दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, यही कांग्रेस का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में होता है। ओबीसी और यादव कभी भी कांग्रेस का वोट बैंक नहीं रहा, हमेशा विरोध में रहा है यादव वोट। तो मुझे लगता है कि उसकी कोशिश है कि कहीं ये वोट आ जाए। और मुझे लगता है कि ब्राह्मण और मुसलमानों की स्थिति यही है, दोनों एक दूसरे वोट को ताक रहे हैं कि ब्राह्मण, अगर मुसलमान सोच रहा है कि ब्राह्मण चला जाए और ब्राह्मण सोच रहा है मुसलमान चला जाए कांग्रेस में, तब हम जाएं। क्योंकि दोनों अपने राजनीतिक जो है, दोनों की राजनीतिक जो ख्वाहिशात हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी भी हैं, और वो चाहते हैं कि अगर हम कांग्रेस में गए और कहीं ये वोट ना आया तो हम जाके आज की स्थिति में जीतने की स्थिति में नहीं होंगे। यही बात ब्राह्मण भी सोच रहा है, यही बात मुसलमान भी सोच रहा है। इसीलिए, लेकिन जिस दिन इन दोनों समुदायों को ये लगा कि कांग्रेस उनके लिए सबसे अच्छी स्थिति में खड़ी है, तो मुझे लगता है ये दोनों वोट बैंक न समाजवादी पार्टी के साथ ही मुसलमान रुक पाएगा और न ही भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण रुक पाएगा। क्योंकि ब्राह्मणों को जो भी उत्तर प्रदेश की सियासत में मिला है वो समाजवादी पार्टी के दौर में ही मिला है। उत्तर प्रदेश में 4 बार कबूल भाई, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि कुमार अभिषेक को भी थोड़ा जल्दी निकलना है और समीर को भी। तो एक सवाल कुमार की तरफ से समीर को हो जाए तो उसके बाद बिल्कुल मैं सवाल पूछने वाला था। समीर जी, मेरा सवाल ये है कि आपको लगता नहीं है कि बीजेपी, या यूं कह ले कि जो पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम है जिसमें सभी आते हैं, जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी या फिर जो दूसरे विपक्षी दल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो जाए, चाहे शूद्र की बात कर ले या रामचरितमानस की बात कर ले, इन तमाम का नैरेटिव में पिन चुभोने के लिए इस तरह की चीजों को बीजेपी के तरफ से भी कहा जा रहा है। जैसे मोहन भागवत ने अगर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की तो भी हम मान सकते हैं कि भाई वो चाहते हैं कि ये चीजें बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए, या वो भी उनके साथ खड़ा दिखाई दे। दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरी तरीके से अपने जो ब्राह्मण वॉइसेज हैं उनको शांत करा दिया है, चाहे शूद्र वाला मामला हो, चाहे रामचरितमानस वाला मामला हो। और उस पर भी अगर मोहन भागवत जैसा आदमी ये बोलता है कि सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास से कहीं बड़े संत वो थे और इसीलिए वो संत शिरोमणि थे, तो ये कोशिश तो साफ साफ उस इकोसिस्टम का दिखाई दे रहा है ना कि भाई हम भी आपके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ अगर आप देख लें, शूद्र की बात कर लें, तो बीजेपी के तरफ से बीजेपी के नेता बोलने लगे हैं, जो गुलाब देवी है, मंत्री हैं, वो कह रही है कि भाई मैं शूद्र हूं। ऐसे करके अगर तमाम नेता बोलने लगे हैं कि मैं शूद्र हूं, अगर बड़े बड़े ओबीसी चेहरे ये बोलने लगे कि हाँ जातीय जनगणना ठीक है, होनी चाहिए, मोहन भागवत जैसा आदमी कह रहा है कि नहीं ये पंडितों का बनाया हुआ है, हम ये गलत है, तो आपको लगता नहीं ये पूरा नैरेटिव ही धराशायी हो जाएगा? और ये धराशायी करने की कोशिश भी दिख रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरे एक चीज और भी है कि इन नैरेटिव्स का जो वोट की पॉलिटिक्स है उस पर मुझे लगता है कि बहुत असर पड़ता भी नहीं और न पड़ने वाला है। यहां अगर आप ये देखिए कि ये चीजें चल रही हैं और ये बीजेपी को लगता है कि जो ओबीसी बेस्ड पार्टी, दलित बेस्ड पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की रही,
उसको उनको लगता है, और सही भी है, कि उन्होंने लगभग डैमेज कर दिया। समाजवादी पार्टी को भी उन्हें लगता था, लेकिन नहीं कर पाए, तो एक दूसरा उन्होंने तरीका निकाला कि समाजवादी पार्टी, जैसे कांग्रेस के लीडर्स को उन्होंने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, तो समाजवादी पार्टी के ही लीडर को पहले शिवपाल यादव के साथ लगे रहे, नहीं बन पाया मामला, तो उन्होंने सीधे मुलायम सिंह यादव को अपना मतलब अपनी ओर, अपने पाले में, या उनको भी एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। लेकिन होता क्या है कि जब आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जो अभी पहले मैंने कहा कि इस लेवल पे पहुंच गए कि इस समुदाय को तो हम कुछ भी कर दें, वो कहीं नहीं जाने वाला है। पर बिल्कुल ये सही बात है कि जब ये जो इन नाराजगी का गुब्बारा जब भर जाएगा, उसके बाद जब वो फूटेगा, तो ये बिल्कुल सही बात है कि फिर से वो जैसे 14 साल का वनवास एक बार बीजेपी को बनाने में भी इसी समुदाय की सबसे बड़ी भूमिका थी, लेकिन बने, और उसके बाद फिर हालात ऐसे हुए कि उसको लगा कि हमने सही नहीं हुआ, फिर स्थितियां बदली। तो ये स्थिति जब अपने आप ही में बीजेपी का जो एक अपने शीर्ष पर पहुंच चुकी है, उसके बाद जब उसको डैमेज करने वाला जब अगर विपक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये विपक्ष अंदर से ही आएगा। और ये जो तमाम तरह के नैरेटिव गढ़े भी जा रहे हैं और उनको नलिफाइड भी किया जा रहा है, इन सब के बीच में फिर यही निकल करके लोगों के समझ में फिर आएगा कि ये कुल मिलाकर के ये सारी चीजें केवल और केवल तमाम मुद्दों से भटकाए रखने और अपने वोट बैंक को या अपनी राजनीति को चमकाए रखने के लिए है। ये उनके दिमाग में भी चीजें जाने लगी। उसके बाद ही फिर ये चीज होगी जो अभी कबूल ने कहा कि दोनों तबका देख रहा है कि वो कहाँ जाए। आप ये देखिए कि अगर 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, अगर इसमें कांग्रेस की स्थिति जरा भी ठीक ठाक रही होती, जरा भी रही होती, चूंकि वोट पूरी तरीके से बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी हो गया और एक तरीके से विरोधी वोट इधर पोलराइज हो गया और बीजेपी का उधर पोलराइज हो गया। जो एससी तबका था, चूंकि बहुजन समाज पार्टी को लग गया कि वो चुनाव नहीं लड़ रही है, उसका जो वोटर था, इसमें जरा भी अगर कांग्रेस पार्टी ने मजबूती दिखाई होती, अपने को उस लड़ाई में दिखाई रखा होता, तो न केवल वो दलित समुदाय आता जो एक जमाने में उसका बहुत ही पेट वोटर हुआ करता था, बहुत ही पक्का मतदाता होता था, वो भी आता, और एक बड़ा तबका जो बीजेपी से नाराज ब्राह्मणों का या सवर्णों का या जो भी था, ओबीसीज का भी, वो भी आ सकता था। और माइनॉरिटी वोट जो समाजवादी पार्टी को, जो कबूल भाई ने अभी कहा कि देने पर, वोट देने पर विवश हो रहा है, उसका भी एक बड़ा तबका आ जाता, तो राजनीतिक स्थिति बिल्कुल दो तरफा ना होती कि या तो उधर वोट पड़ रहा है या इधर वोट पड़ रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों से ये स्थितियां कब बदल जाएंगी ये कहा नहीं जा सकता है। और ऐसी तरीकों से ही जब आप किसी तबके को लगातार नाराज करते रहोगे और सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन जब आप उसकी ऐसी दुखती रग पे हाथ रखोगे जो उसके लिए अस्तित्व से बढ़कर के वो चीज होती है, तब तो फिर वो रिएक्ट करेगा ही, और जब रिएक्ट करेगा तो फिर उसका असर भी दिखाई पड़ेगा। तो इन स्थितियों के आज, जैसे मैंने अपनी बात कही कि आज की स्थिति में मुझे ब्राह्मण कहीं जाता दिख नहीं रहा है, लेकिन जब इतने कॉन्फिडेंस होकर के आप उसको पिंच करते ही रहोगे तो वो कब चला जाएगा ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल। और वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा, और रास्ता उसको फिलहाल अपना केवल और केवल एक पार्टी में, बल्क में अगर हम देखें तो सही बात है कि उसको कांग्रेस पार्टी में ही दिखाई पड़ रहा है। जी कबूल भाई, ये वर्सेस बीजेपी पूरा ये द्वंद्व चल रहा है, लेकिन इसका एक तीसरा कोना भी है और वो है मायावती। वो भी लगातार, चाहे वो ट्वीट कह लीजिए, चाहे वो जो कह लीजिए, वो भी कहीं ना कहीं इस कंट्रोवर्सी में अपनी उपस्थिति अपने ट्विटर के जरिए बनाए रखने की कोशिश करती हैं। और उन्होंने जो हालिया ट्वीट इस मुद्दे पर किए, वो लगातार ट्वीट कर रही हैं। उन्होंने संत रविदास जयंती पर भी कल एक ट्वीट किया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो एक ट्वीट किए थे 3 फरवरी को, उसमें वो ये कह रही थी कि भाई हमारा ग्रंथ जो है वो हमारा संविधान है, और उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किसी को शूद्र नहीं कहा है, बल्कि ओबीसी, एसटी, एससी
ये संज्ञाएं दी हैं और समाजवादी पार्टी जो है वो शूद्र कहकर अपमान कर रही है। फिर अगले ट्वीट में वो कहती हैं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, कुल मिलाकर पिछड़ों का, दलितों का अपमान करने को लेकर। तो आपको क्या लगता है, मायावती कहाँ खड़ी हुई है इस पॉलिटिक्स में? क्या कहीं वो इस पूरी परिस्थिति का फायदा, समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी का फायदा वो ले सकती हैं, या फिर वो अभी तो जबरन इस कंट्रोवर्सी में घुसने की कोशिश ही कर रही हैं, कोई पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश भर कर रही हैं? कोशिश भर कर रही है। आप म्यूट पर हैं कबूल भाई। 2024 का लोकसभा चुनाव भी 2022 की ही पटकथा पे लड़ा जा रहा है। पूरी उसी तरह की स्क्रिप्टिंग मुझे दिख रही है उत्तर प्रदेश की सियासत में। भारतीय जनता पार्टी और सपा एक दूसरे के खिलाफ ही अपने आप को खड़े रखना चाहते हैं, और इस पूरी लड़ाई में आप देखेंगे कि जो मायावती की जो बेचैनी है, जो जिस मायावती के जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं, वो मायावती की बेचैनी दिखा रहा। दरअसल मायावती की जो सियासी पिच हुआ करती थी, आज उस सियासी पिच पे अखिलेश यादव बैटिंग कर रहे हैं। मायावती की पूरी राजनीति जो है वो मनुस्मृति के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ ही पूरी मायावती की पार्टी खड़ी हुई है। काशीराम ने जो दलित राजनीतिक चेतना जगाई है, वो दलित राजनीतिक चेतना जो समाज के वर्ण व्यवस्था के जरिए ही, जो मनुस्मृति के जो आखिरी पायदान पे था, उसको लेके वो करती थी, क्योंकि उसमें तमाम चीजें ऐसी हैं जहां पे दलितों और पिछड़ों के साथ जो है वो शोषण की बातें सामने आती हैं। तो मुझे लगता है उसको वो आधार बना के उन्होंने एक राजनीति खड़ी की। आज जो मायावती संविधान का जिक्र कर रही हैं, लेकिन मायावती जब अपनी राजनीति को खड़ी कर रही थी तब उनके लिए क्या उस समय संविधान नहीं था? उस समय भी संविधान था, लेकिन उस समय वो उसकी बात नहीं कर रही थी। आज जब उनकी पिच पे, उनके ही ग्राउंड पे अखिलेश यादव खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि मायावती को वो ज्यादा बेचैन कर रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जो राजनीति कर रहे हैं उससे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के वोट को ही साधने की कोशिश नहीं है। वो बसपा के भी वोट जो हैं, खासतौर से जो 12 से 13% वोट बचा हुआ है, जो हार्ड कोर जो है दलित वोट है, या फिर मायावती का जो कोर वोट बैंक है वो है। और अगर मायावती इस राजनीति में, क्योंकि मायावती का वोट लगातार चुनाव दर चुनाव घटता ही जा रहा है, 2012 से आप देखेंगे नीरज भाई तो लगातार वोट घट रहा है, उनका वोट घटा नहीं। आज स्थिति यह है कि महज 13% वोट पे आ गई है। जब बसपा पहला चुनाव लड़ी थी 11.5% आया था, तो आज उस स्थिति में मायावती की पार्टी खड़ी है। अब मायावती के सामने यह है कि अपने वो राजनीति को, वजूद को बचाए रखना है। तो उनके लिए क्या है, दरअसल उनको अब डर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनकी प्रासंगिकता तभी बन पाएगी जब समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को ले आए। इसीलिए उन्होंने दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, ताकि वो बसपा को और सपा को तोड़ सकें, सपा को नुकसान पहुंचा सकें। इसीलिए वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की कोशिश है कि जो मायावती के पास जो बचा कुचा वोट है उसको भी ले आए। इसीलिए उनके संगठन में अगर आप देखेंगे, जो अभी राष्ट्रीय संगठन बना है, उसमें तमाम जो है बसपा के आए हुए नेताओं को जगह दी, जबकि समाजवादी पार्टी में बहुत से दलित उनके नेता थे जो इस उम्मीद में थे कि उनको होगा, लेकिन उन्हें दरकिनार कर अखिलेश यादव ने जो बसपा से आए हुए अम्बेडकराइट हार्डकोर नेता हैं उनको स्पेस दिया। आज जिस राजनीति को बसपा करती थी, उसी राजनीति को स्वामी प्रसाद मौर्य उसी प्रयोगशाला से निकले हुए हैं। इसीलिए वो इतने आक्रामक नतीजे से हैं, हार्डकोर बौद्धिस्ट हैं वो धर्म से, और वो जिस तरह से आक्रामक हैं और हिंदू जातियों को, खासतौर से दलित ओबीसी को लेके समाजवादी पार्टी के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं, और वो मायावती को याद दिला रहे हैं। अखिलेश यादव उन्हें बीजेपी की बी टीम की तरफ नैरेटिव में फिर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मायावती इस चुनाव में अपने आप की जताना चाहती हैं, लेकिन वो ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत काफी बदल चुकी है। आज उत्तर प्रदेश की चुनाव में वही आदमी, राजनीति में वही आदमी मुख्य लड़ाई में दिख सकता है जो सड़क पे दिखेगा, मैदान में दिखेगा। अखिलेश यादव आज मैदान में हैं, जमीन पे हैं, उन्होंने अपना एजेंडा मुझे लगता है सेट कर लिया है। मायावती जिस एजेंडे के साथ बढ़ना चाहती थी उसी को अखिलेश यादव ने हड़प लिया है। तो मुझे लगता है मायावती की बेचैनी यही है कि वो इस पूरी लड़ाई में, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है वो जो कभी होता था कि वो 2022 के चुनाव से पहले जो ट्रेंगल या चतुर लड़ाई हुआ करती थी 4 कोड की, वो अब 2 पार्टियों के बीच सिमट गई है। या सामने भारतीय जनता पार्टी है, सत्ता जो पक्ष का वोट है जो चाहता है वो भाजपा के साथ खड़ा है, जो सत्ता विरोधी वोट है पूरा वो जी जो है समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है।
इस दोनों बिल्कुल। की लड़ाई में अब है अखिलेश यादव को है कि 2022 के चुनाव में जो उनको 32% के आसपास वोट मिला है, अगर वो कहीं ना कहीं अपने वोट को बढ़ा के 40 के आसपास ले जाते हैं तो उनको लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में चुनौती दे सकते हैं। इसीलिए ये तमाम चीजें दिख रही हैं और मायावती के सामने अपने सियासी वजूद को बचाने की चुनौती है इस चुनाव में। तो वो किसी ना किसी तरह से अपने वजूद को बचाए रखना चाहती हैं, क्योंकि मायावती ने कह दिया है कि वो इस चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। 2014 में गठबंधन नहीं करके मायावती ने हश्र देख लिया, 2022 में गठबंधन ना करके अपना सियासी हश्र देख लिया, 2019 में गठबंधन करके देखा फायदा क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि अब गठबंधन ना करके अगर नहीं करती हैं तो और नुकसान होगा। और ऐसे में अखिलेश यादव ने स्ट्रेटजी बना ली है कि कहीं ना कहीं मुझे जो सपा का बसपा का वोट है उसमें से लाना है। चंद्रशेखर एक नई विकल्प के तौर पे खड़े हो रहे हैं। यही सारी चीजें जो मायावती को बेचैन कर रही है, बेचैन करते हैं। यही मायावती जी। की जो सबसे बड़ी चिंता का सबब है। इसीलिए समीर, आप जाते जाते कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? मायावती कहाँ खड़ी हुई है इस पॉलिटिक्स में? नीरज जी, मुझे ये अब बहुत बीएसपी पे मुझे बहुत ये नहीं लगता है कि राजनीतिक रूप से उनका बहुत उभार होना है, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें हैं। एक तो सेकंड लाइन कोई लीडरशिप मायावती ने कांशीराम के बाद मायावती जी रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई सेकंड लाइन लीडरशिप बनने नहीं दी। जिसको हम लोग समझते थे कि ये सेकंड लाइन लीडरशिप है, उनमें सारे के सारे लोग या तो निकाल दिए गए या छोड़ के चले गए या फिर वो दरकिनार कर दिए गए, जैसे सतीश चंद्र मिश्रा अकेले मुझे लगता है पुरानी पीढ़ी के वही एक नेता बचे हुए हैं, बाकी सारे दूसरी पार्टियों में। दूसरे जिस तरीके का तेवर होता था, जो चीजें होती थी, वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। तीसरे, पिछले कुछ चुनाव से लगातार ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वो अपने वोटरों को भी बिल्कुल छूट दे देती है कि जहां मन हो वहां वोट दे दो। तो अब उस स्थिति में उनका जो रिवाइवल है, पॉलिटिकल रिवाइवल, बड़ा मुश्किल लग रहा है। और उनका जो कोर वोटर था, जब उसमें सेंध लग गई तो आप ये समझ लीजिए कि फिर अब वो जो इमारत है वो लगभग ढह ही चुकी है। बहुत उसमें दमखम मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। और उनका भी कोर वोटर उसी इंतजार में है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ बहुत ही अनकंफर्टेबल अपने को फील करता है, नहीं जाता है। गठबंधन होने के बावजूद उसने वोट नहीं दिया जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था। तो उसके लिए भी रास्ता दो ही है। बीजेपी का जो पिछले जो जिस तरीके की तमाम योजनाएं हैं, खासतौर पे जो राशन योजना है, ये सारी योजनाओं ने बहुत सारे इस समुदाय के लोगों को भी कन्विंस किया है, दूसरे लोगों को भी किया है। लेकिन फिर भी मतलब एक देखने में आता है कि जो कोर वोटर बीएसपी का हुआ करता था, वो भारतीय जनता पार्टी में भी उतना ज्यादा वो कंफर्टेबल नहीं दिखाई पड़ता है। वो या तो उसी तरीके के किसी आंदोलन से निकली हुई पार्टी की ओर देख रहा है, या फिर अगर मजबूत हुई, तो मैं पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये लगता है कि अगर मजबूत हुई तो कांग्रेस पार्टी की ओर ये तबका भी उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहा है। बिल्कुल। हम अपनी बातचीत थोड़ी जारी रखेंगे। कबूल, समीर को अगले कार्यक्रम में जाना है, किसी और कार्यक्रम में, तो मैं उनका धन्यवाद समीर आपका शिरकत करने के लिए। कबूल, मैं एक कमेंट पढ़ देता हूं। हमारे एक नियमित दर्शक हैं अमर गौतम, वो कह रहे हैं कि धर्म और जाति की राजनीति सपा और बीजेपी कितनी भी कर ले, नगर निकाय और 2024 के लोकसभा चुनाव में पोलराइजेशन नहीं होगा। मायावती 5 दिन पहले ट्वीट करके बोल चुकी हैं कि दोनों पार्टियां पोलराइजेशन करने की कोशिश करेंगी। तो अमर गौतम का ये कहना है कि ये सब पोलराइजेशन करने की कोशिश है समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ से। बहुजन न्यूज़ 24 ये एक हैंडल है, ये कह रहे हैं 2024 का चुनाव पूरा शूद्र समाजवादी पार्टी को वोट करेगा 2024 में, क्योंकि विपक्ष में और कोई पार्टी उस लायक नहीं है। यानी तमाम लोग अपने अपने हिसाब से इसके अर्थ निकाल रहे हैं और इसका जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसका आकलन कर रहे हैं। मैं एक सवाल फिर से आपसे ये कबूल लेना चाहूँगा, क्योंकि कुछ दर्शक भी इससे पूछ रहे थे कि मोहन भागवत का एक बयान, जब उनके बयान पर कोई पॉलिटिकल उथल पुथल होती है तो 2015 का एक बिहार इलेक्शन हमें याद आ जाता है, जब उन्होंने आरक्षण पे एक बयान दिया था। उसके बाद बहुत लिपापोती हुई, लेकिन बीजेपी को उसका ज़बरदस्त खामियाजा उठाना पड़ा। तो कई लोग ये पूछ रहे हैं कि कहीं इस बार 2024 से पहले का ये बयान, हालांकि अभी उतना पास नहीं है चुनाव जितना 2015 में उनके बयान के वक्त था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ये बयान और इससे जो पूरी डेवलपमेंट हो रही है इस बयान को लेकर, कहीं वो 2024 में बीजेपी का नुकसान तो नहीं कर देगी 2015 की तरह?
15 की तरह? देखिए नीरज भाई, एक बहुत बड़ी अहम बात है कि दरअसल चाहे वो संघ हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों जब खास तौर से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो रही थी, दोनों विरोध में खड़े थे। तो मुझे लगता है कि एक जो अतीत है, दूसरा है कि जो समाज में एक शंका है कि अगर कहीं ना कहीं आरक्षण को उनके खत्म करने की साजिश जो है कभी हो सकती है, तो वो संग कर सकता है। जब मोहन भागवत ने 2015 में जिस बिहार की बात किया जा रहा है, जिस बयान का, वो समीक्षा करने की बात की गई थी, खत्म करने की बात नहीं की गई थी। लेकिन लालू यादव ने उसका ऐसा नैरेटिव गढ़ा और समाज में इस तरह का माहौल बनाया कि अगर बिहार की सियासत में भारतीय जनता पार्टी आ गई, और भारतीय जनता पार्टी एक केंद्र की तरह जैसे 2014 में आई, अगर 2015 में भी आ गई बिहार में, तो जो दलित ओबीसी का आरक्षण है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक बयान देते रहे, सफाई देते रहे, और संघ के लोग भी सफाई देते रहे, लेकिन जो नैरेटिव गढ़ गया वो गढ़ गया। अब मुझे लगता है कि इस बार वो भी कोशिश हो रही, इसीलिए समय रहते हुए, चाहे मोहन भागवत ने उसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की हो, या भारतीय जनता पार्टी ने उसमें अपने जो सवर्ण नेता हैं उनको चुप करा के अपने ओबीसी नेताओं को आगे करके उसके बचाव की कोशिश की हो समाजवादी पार्टी को। लेकिन दरअसल समाजवादी पार्टी और जो खासतौर से जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको इस बात का पूरा वो समझ रही हैं कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी तरह से चुनौती दे सकते हैं, तो वो मुझे लगता है उनको जाति के इर्द गिर्द ही ताना बाना बुनना पड़ेगा। इसीलिए जो है वो रामचरितमानस का हो, रामचरितमानस का बयान के जरिए जिस तरह से पूरी शूद्र पॉलिटिक्स, खासतौर से दलित ओबीसी पूरे को फोकस किया गया है, मुझे लगता है, और जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य आक्रामक हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम दलित ओबीसी नेता खुलकर इसके समर्थन में खड़े हैं, कोई अब इसके विपक्ष में नहीं है। जो शुरू में मुझे रामचरितमानस के बयान के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी में कुछ नेता पहले उसको लेकर नाराजगी जता रहे थे, अब वो एक सुर में हो गई है पार्टी, किसी तरह की कोई विपक्षी आवाज नहीं दिख रही है उसकी उसमें पार्टी के अंदर। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने अपना एजेंडा तय कर लिया है। अब बात आती है कि मायावती किस तरह से रहेंगी। दरअसल आप देखेंगे कि यह निकाय चुनाव जो हमारे दर्शक पूछ रहे सवाल, दरअसल वो जिस तरह के समाजवादी बसपा अपना नैरेटिव गढ़ रही थी दलित मुस्लिम को लेके या पिछड़ों को लेके, समाजवादी पार्टी ने अपने एक बयान के जरिए, इस रणनीति के जरिए उसे बहुत कुछ धूमिल करने की कोशिश की है, उसमें सेंध लगाने की कोशिश की है। और जो पूरी तरह से दोनों स्पेस है, मीडिया का चाहे स्पेस हो या फिर तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष का, तो मुझे लगता है विपक्ष की भूमिका के तौर पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी खड़ी है। बसपा जिस तरह से केवल सोशल मीडिया के जरिए लड़ रही है, जमीन पे वो अभियान जरूर शुरू कर रही, गांव गांव अब बैठक हो रही है, लेकिन उस नैरेटिव को नहीं तोड़ पा रही है। इसीलिए तमाम जो दलित ऑर्गेनाइजेशन है या दलित चिंतक हैं, वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय के नारे पे वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के साथ समर्थन कर रहे हैं। बसपा के नेताओं से ही अगर बात करो या खासतौर से दलित नेताओं से बात करो जो न्यूट्रल हैं, उनसे भी बात करो, तो वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि सामाजिक न्याय की आजादी की लड़ाई है, अगर हम इस बार लड़ाई सही से लड़ लिया तो उन्हें मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस पूरी लड़ाई में बसपा ने जिस तरह की कोशिश किया मायावती ने ट्वीट के जरिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसी पक्ष को मजबूती दे गई जो खासतौर से समाजवादी पार्टी चाहती थी। मायावती ने उसका विरोध करके वो हुआ, जबकि ऐसे बयान की उम्मीद मायावती से की जाती थी कि मायावती करेंगे, क्योंकि मायावती की सियासत भी रही, लेकिन वो नहीं कर सकी। आज समाजवादी पार्टी उसको कर रही है, तो यही वजह है कि मायावती बेचैन हो रही है। लेकिन पूरे विपक्ष की जो भूमिका होती है, उस नैरेटिव को अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए गढ़ने में जुटे हुए हैं, और इसीलिए वो स्वामी प्रसाद मौर्य एकदम फ्रंट फुट पे, जिस बात का आपने शुरू में जिक्र किया, वो लगातार खेल रहे हैं। हर रोज मुसलसल आज मतलब एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन इस मुद्दे को लेकर वो जिंदा नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से एक जख्म कुरेद के रोज हरा किया जाता है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य हर रोज उसको हरा कर रहे हैं, और हरा करके, क्योंकि उनको लग रहा है जितना हरा रहेगा जख्म, उतना ही वो दर्द करेगा, उतना ही लोगों को उसका सियासी उन्हें फायदा दिख रहा है।
बिल्कुल। और एक जमाना नहीं बल्कि आप कुछ दिन पहले तक हम लोग जब ये वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी में आने की बात थी या कुछ और मौकों पर भी हम ये कहते थे कि अखिलेश यादव कभी ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि उनकी पार्टी का कोई नेता उनसे ज्यादा सुर्खियां बटोरे। लेकिन लगता है कि इस मामले में अखिलेश यादव ने वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी तक वो पहुंच गए हैं, उस पॉलिटिकल मैच्योरिटी तक जहां भले ही उनकी पार्टी का कोई दूसरा नेता सुर्खियां बटोर रहा हो, लेकिन अगर उन्हें वो पॉलिटिक्स में फायदा कर रहा है तो वो ऐसा होने दे रहे हैं। क्योंकि पिछले 15 दिनों से तो स्वामी प्रसाद मौर्य ही ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं अखिलेश से। दरअसल अखिलेश यादव को ये बात समझ में आ गई है कि अगर हम पूरा जो राजनीति है उसका विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे, अपने तक सीमित रखेंगे, तो उसका फायदा नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुलायम सिंह यादव के दौर में जो राजनीति था विकेंद्रीकरण था, अलग अलग जातियों के नेता खड़ा कर रखे थे। वो अगर आजम खां को मजबूत कर रखे थे तो मोहन सिंह जैसे ठाकुर नेता को भी रखे थे। वहीं जो है ब्राह्मण नेताओं को भी अपने साथ, वो जनेश्वर मिश्रा से लेके ब्रह्मशंकर त्रिपाठी जैसे नेताओं को भी बनाए रखे थे। तो दलित ओबीसी में नेताओं में बेनी प्रसाद वर्मा हुआ करते थे। तो वो अलग अलग जो है जातियों के छत्रप जो है खड़ा कर रखे थे। और समाजवादी पार्टी के चुनाव न जीतने की वजह जो अखिलेश यादव की रही है वो यही रही है कि उन्होंने मुलायम सिंह जैसे जाति आधार वाले नेता नहीं खड़े कर सके थे। लेकिन अब अखिलेश यादव को इस बात का समझ में आ गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना। आप म्यूट पर चले गए हैं कबूल भाई। बल्कि हमें अपने नेताओं को मजबूत करना होगा और उसके मजबूती के जरिए ही, इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य की ये, जिस तरह की स्वामी प्रसाद मौर्य इस मुद्दे पे आक्रामक हैं, मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात की निश्चित तौर पे अखिलेश यादव की तरफ से ही छूट होगी। वरना एक नेता पार्टी में इतने ज्यादा दिनों तक एक ही मुद्दे पे आक्रामक रहना, और अखिलेश यादव का बिना मौन समर्थन के, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा ना, मुझे तो बुला के कुछ नहीं कहा, कहीं ना कहीं मुझे मौन समर्थन है। और इस बात को दिखा कि 26 तारीख को उन्होंने ये बात कही, और 27 तारीख को ही जो है अखिलेश यादव उनसे मिलते हैं, और अखिलेश यादव उसके बाद ही शूद्र पॉलिटिक्स को और जगह दे देते हैं, अपने आप को शूद्र बता देते हैं। और फिर दूसरे दिन उनके ऑफिस के दफ्तर के बाहर जो है मैं शूद्र हूं का होर्डिंग लग जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक नैरेटिव कैसे गढ़ा जा रहा है। और समाजवादी पार्टी केवल जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य को छूट नहीं है। आप देखिए तो शिवपाल यादव भी लगातार आक्रामक हैं, वो दूसरी तरह की राजनीति कर रहे हैं, दूसरे तरह के नेताओं को वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को जिन नेताओं से अपना फायदा दिख रहा है, उन्हें मैदान में उन्हें खुला छोड़ दिया गया है कि आप जाइए, जिस तरह से हो सके भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कीजिए, और उसका फायदा मुझे किसी न किसी रूप में मिलना चाहिए। तो इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य इतने आक्रामक हैं। बिना अखिलेश के शह के बगैर वो इतने आक्रामक नहीं हो सकते, और अखिलेश की सह है तभी वो आक्रामक है। और अखिलेश को भी आज मोहन भागवत का अगर कल का बयान देना, ये निश्चित तौर पे दिखा रहा है समाजवादी पार्टी इसमें गेन कर रही है। और यही वजह है कि अब भागवत के बयान के बाद आज जिस तरह के स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखिलेश यादव ने जिस तरह में वो किया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात का उनको लग रहा है कि उनका निशाना, उनका टारगेट सही जगह लगा है। और यही एक ऐसी चीज है जो उत्तर प्रदेश में उनको वापसी की संभावना दिख रही है और वापसी करा सकती है। इसीलिए वो इसी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो लगातार इस मुद्दे को बनाए रखते हैं। बिल्कुल। तो ये कोट एंड कोट पॉलिटिक्स का जो ये द्वंद्व चल रहा है, इसमें अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य यानी समाजवादी पार्टी ने तो साफ कर दिया है कि वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। अब बीजेपी के सामने एक तरीके का ये चैलेंज है कि वो कौन सा दाम लेकर आती हैं, कि इसमें वो अखिलेश यादव और वो कौन सा चरखा दाम लेकर आती हैं जिसमें वो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को पटखनी दे सकें। आने वाले दिनों में इस पर जो भी पॉलिटिक्स होगी वो काफ़ी दिलचस्प होगी और हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी। दोस्तों, यूट्यूब पर हमने आपसे ये सवाल पूछा था कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के तहत, पूरी कंट्रोवर्सी के बाद अब ब्राह्मण किसे वोट देंगे। ऑप्शन में बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी थे। तो हमारे दर्शकों का कहना है, हम करीब 1,500 दर्शकों ने वोट डाला है, उसमें से 50%, 49% का ये कहना है कि बीजेपी को ही वोट देंगे। तकरीबन आधे लोग मानते हैं कि बीजेपी को ही वोट देंगे, 30% कहते हैं समाजवादी पार्टी को और 22% कहते हैं बहुजन समाज पार्टी को। तो
कुल मिलाकर ये जो पॉलिटिक्स है, मोहन भागवत का जो ये बयान है, इस पर कितना भी इस पर साफ सफाई लिपापोती हो रही हो, लेकिन इसे इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है, खास तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवरों को देखते हुए, समाजवादी पार्टी के तेवरों को देखते हुए। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल थे कुमार अभिषेक, समीरात्मज मिश्रा, जो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, कुबुल भाई जो अभी भी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आज के लिए नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी।